नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संविधान सभा का टॉपिक चल रहा था। इससे पहले 7 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं संविधान के। जो भी स्टूडेंट यहाँ मेरा दोस्त पहली बार यहाँ इस क्लास से जुड़ रहा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाले वीडियो को देख ले। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक हमारा चल रहा था संविधान सभा। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? हम संविधान सभा की बात हम लोग कर रहे थे। संविधान सभा की हम बात कर रहे थे। संविधान सभा में दोस्तों हमने जो स्टार्ट किया था, हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रियासतों के बारे में। रियासतों के बारे में हम 2 रियासतों के बारे में पढ़ चुके थे दोस्तों। पहली रियासत के बारे में हमने पढ़ लिया था जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, कौन सी स्थिति में हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला जो हमने पढ़ा था दूसरी रियासत के बारे में, वो हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हैदराबाद रियासत के बारे में हमने पढ़ा था। हैदराबाद रियासत के बारे में मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद रियासत पे एक सैन्य कार्रवाई की गई। सैन्य कार्रवाई को आप ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 5 दिन के संघर्ष के बाद 17 सितंबर 1948 को क्या करा गया था? हैदराबाद का विलय कर लिया गया था। कहाँ विलय कर लिया गया था? भारत में कर लिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी रियासत को सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, तो हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत की बात है दोस्तों, तो तीसरा जो रियासत का नाम आता है वो आता है जूनागढ़। क्या आता है? जूनागढ़। जूनागढ़ की मैं बात करूं तो जूनागढ़ जो है वो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात के आसपास का हिस्सा है। जूनागढ़ की अगर बात करूं, जूनागढ़ का जो शासक था उस समय, उस शासक का नाम था मोहब्बत खान। क्या नाम था दोस्तों? मोहब्बत खान। मोहब्बत खान नाम का शासक था। याद रखिए दोस्तों, मोहब्बत खान जो है वो एक मुस्लिम शासक था। मोहब्बत खान एक मुस्लिम शासक था। और अगर मैं बात करूं जूनागढ़ के लोगों की, जूनागढ़ के जनता की बात करूं, तो जूनागढ़ में ज़्यादातर जो नागरिक थे या ज़्यादातर जो जनता थी वो गैर मुस्लिम थी। मैं कह सकता हूं गैर मुस्लिम। जैसे ध्यान रखिएगा इस बात को कि जैसे मैंने पिछली रियासत में आपको हैदराबाद में बताया कि 85% लोग कौन थे? हिंदू थे। उस तरीके से यहाँ मैं ये तो नहीं कह सकता कि 85% लोग हिंदू थे, लेकिन ये बात तय है कि ज़्यादातर लोग वो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, अन्य धर्मों के लोग थे। यानी कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद रियासत में एक इस्लाम धर्म से संबंधित एक शासक था, मुस्लिम शासक था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी ज़्यादातर वो कौन थी? गैर मुस्लिम थी। मोहब्बत खान चाहता था कि मेरी रियासत जो है जूनागढ़ है वो भारत में उसका विलय नहीं हो, वो स्वतंत्र रहे, ना ही वो पाकिस्तान में विलय हो। लेकिन हुआ यूं कि एक दीवान था इस रियासत का, जूनागढ़ रियासत का दीवान था। उस दीवान का नाम था उस दीवान का जो नाम था दोस्तों वो था शहनवाज भुट्टो। इस रियासत का दीवान था। दीवान का नाम क्या था दोस्तों? शहनवाज। क्या था? शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो जो है दोस्तों वो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनके संबंध थे शहनवाज भुट्टो के। ये रिश्तेदार था किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार था। और ये कहा जाता है कि शहनवाज भुट्टो को जिन्ना ने प्रभाव में लिया और जिन्ना ने भुट्टो से कहा कि आप क्या कर लें, पाकिस्तान के साथ विलय कर लें। और इस दीवान ने, शहनवाज भुट्टो ने कहीं ना कहीं मोहब्बत खान को, ये जो शासक था कहाँ का? जूनागढ़ का, इसको अपने प्रभाव में लिया और मोहब्बत खान ने हाँ कर दी, या यूँ कह दो स्वीकार कर लिया कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा। और जैसे ही मोहब्बत खान ने स्वीकार किया, याद रखिएगा दोस्तों 13 सितंबर 1947 को, बात कब की कर रहा हूं? 13 सितंबर 1947 को। 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया था। पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? पाक ने
इसका विलय स्वीकार कर लिया था। कब विलय स्वीकार कर लिया था जूनागढ़ का पाकिस्तान ने? 13 सितंबर 1947 को। कहने का मतलब ये है कि जो जूनागढ़ है वो रियासत जो है वो भारत के हाथों से लगभग निकली गई थी, लेकिन इस बात का पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे ही पटेल को पता चला कि जूनागढ़ ने क्या कर लिया, जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के साथ विलय करने जा रही है, पाकिस्तान ने क्या कर लिया, इसका विलय स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आक्रमण किया गया शासक के ऊपर, मोहब्बत खान के ऊपर क्या करा गया, आक्रमण किया गया। और जैसे ही आक्रमण किया गया, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये जो मोहब्बत खान है ये यहाँ से भाग गया, यहाँ से भाग गया। कहाँ भाग गया भाई? पाकिस्तान भाग गया। कहाँ चला गया ये? पाकिस्तान चला गया। और पाकिस्तान जाने के बाद पीछे से भारत सरकार ने इस जूनागढ़ नामक जगह पे, जूनागढ़ जो रियासत थी, यहाँ पे क्या करवाया, जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया? जनमत संग्रह करवाया। और कहा जाता है कि लगभग यूं कह दीजिए 90% से ऊपर, या यूं कह दूं कि लगभग 98% से भी ज्यादा लोग, लगभग 98% से भी अधिक लोग जो हैं वो कहाँ रहने के पक्ष में थे? भारत में रहने के पक्ष में थे। इसका मतलब कि जूनागढ़ जो है इसको भारत में रखा जाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ के 98 से 99% लोग भारत में रहने को तैयार थे, क्योंकि यहाँ क्या करवाया गया था, जनमत संग्रह करवाया गया था। और जैसे ही जनमत संग्रह भारत का सफल रहा, जैसे ही भारत का जनमत संग्रह क्या हुआ, सफल रहा, तो हुआ ये दोस्तों कि जनमत संग्रह की सफलता के बाद फरवरी 1948 को, कब दोस्तों? फरवरी 1948 को, फरवरी 1948 को क्या करा गया, इस जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। क्या कर लिया गया? भारत में विलय कर लिया गया। क्लियर है दोस्तों? ये बात समझिएगा। मैंने क्या कहा आपको, हम जो पढ़ रहे थे वो 3 सबसे विवादित जो रियासतें थी उनके बारे में जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। मैंने कहा था कि ऑपरेशन पोलो स्टार चलाया गया था, हैदराबाद को तीनों तरफ से घेरा गया था। 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक 5 दिन के संघर्ष के बाद आखिर हैदराबाद को क्या कर लिया गया, भारत में विलय कर लिया गया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके ऊपर सैनिक कार्रवाई करी गई थी। किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई करवाई थी। हालांकि उसमें मंत्रिमंडल की भी सहमति थी। इसका जिक्र पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज जो हमने विलय पढ़ा दोस्तों, आज पढ़ा जूनागढ़ का, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बेहतर तरीके से। मैंने कहा जूनागढ़ का जो शासक था उसका नाम था मोहब्बत खान, मुस्लिम शासक था। लेकिन जूनागढ़ की ज्यादातर जनसंख्या कौन थी? गैर मुस्लिम थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ज्यादातर हिंदू थे, लेकिन ये कहना बिल्कुल निश्चित है, तय है, ये सही है कि वहां की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम नहीं थी, गैर मुसलमान थी। मोहब्बत खान के साथ जो दीवान था उसका नाम था शहनवाज भुट्टो। और कहा जाता है कि शहनवाज भुट्टो किसका रिश्तेदार था? मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार था। जिन्ना के प्रभाव में था और जिन्ना ने शहनवाज भुट्टो को अपने प्रभाव में लिया। और शहनवाज भुट्टो ने किसको अपने प्रभाव में लिया? वहां के शासक मोहब्बत खान को। और मोहब्बत खान ने क्या करा? शहनवाज भुट्टो के कहने पे 13 सितंबर 1947 को पाक के साथ क्या कर लिया? विलय कर लिया। जैसे इस विलय का पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आक्रमण करने के लिए मोहब्बत खान के ऊपर सेना भेजी। और सेना का पता लगते ही शासक है वो कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। बाद में क्या करवाया गया? जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। और जनमत संग्रह में 98% से भी ज्यादा लोग किसके पक्ष में थे? भारत के रहने के पक्ष में थे। और जैसे ही जनमत संग्रह सफल हुआ, इस जनमत संग्रह के सफल होने के बाद फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय कहाँ कर लिया गया? भारत में कर लिया गया दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा तीनों विवादित रियासतों को कैसे भारत में मिलाया गया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इन तीनों ही रियासतों को या तीनों ही क्षेत्रों के ऊपर भारत सरकार को अपने सैनिक कार्रवाई का प्रयोग करना पड़ा, ऐसा नहीं है। गोवा के ऊपर भी सैनिक कार्रवाई करी गई थी। कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं दमन द्वीप की, उनकी वहाँ भी कार्रवाई करनी पड़ी थी भारत सरकार को। मैं अगर बात करूँ पांडिचेरी की, तो वहाँ भी कुछ प्रयास सरकार को करने पड़े थे। वो क्षेत्र भी ऐसे थे जो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के अधीन थे। मैं पांडिचेरी की बात करूँ तो फ्रांसीसियों के अधीन था, है ना। मैं गोवा की बात करूँ तो पुर्तगालियों के अधीन था। दमन द्वीप, दादरा नागर की बात करूँ तो ये भी पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र था। इनको भी हमने बाद में आज़ाद करवाया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इनका हम जिक्र बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा था 1947-48 के आसपास की जो रियासतों का विलय था उसके बारे में मैंने जिक्र किया है, ताकि साथ ही साथ चीज़ें आपको समझ आ जाएं। पुर्तगाल का भारत में विलय, दमन द्वीप, दादरा नागर, इनका जो विलय है, पांडिचेरी का विलय है, वो भी हम पढ़ेंगे बाय डिटेल। लेकिन यहाँ मैं आपको उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा दोस्तों।
अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, टॉपिक का जो नाम आपने जैसे देखा होगा, टॉपिक का जो नाम था भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन था। संविधान सभा का गठन बहुत अच्छे से हमने देख लिया कैसे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन इसी के साथ अगर आपने गौर किया है तो यहाँ एक टॉपिक के साथ ये भी लिखा हुआ है राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलनों का जिक्र भी हमने किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे लेक्चर के ऊपर जो थंबल लिखा हुआ है उसके ऊपर राजनीतिक आंदोलन भी दिया हुआ है। तो अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, हमने जो अभी तक पढ़ा वो हमने पढ़ लिया कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन हमने कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। संविधान सभा का गठन हो चुका है और अब संविधान सभा को क्या करना है, संविधान का निर्माण करना है। इससे पहले कि संविधान निर्माण के बारे में मैं आपको बताऊं कि पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, कौन सी बैठक में कौन सा कार्य किया गया, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संविधान सभा के संबंध में कौन से मुख्य राजनीतिक आंदोलन हुए थे, ताकि आपको चीजें बहुत ही बेसिक से समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं। हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो सभी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ लिया। मुख्य जो रियासतें थी 3, उनकी विलय के बारे में हमने पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में। और अभी हमें जो आगे पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्रवाइयों के बारे में। पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, कौन सी बैठक में कौन से कार्य किए गए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों की बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हमारी जो संविधान सभा का गठन है वो एक आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, आसानी से होने वाला गठन नहीं था। संविधान सभा का गठन हमारे भारतीय लोगों के बहुत ज़्यादा संघर्षों का परिणाम था। ये आपको चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं कुछ आंदोलनों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। ये संविधान सभा का जो संविधान सभा के संदर्भ में जो आंदोलन है वो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक जानकारी जो है वो लेना चाहता हूं। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, होता यूं है कि संविधान जो है, संविधान को पढ़ने के लिए हमने संविधान को बहुत अच्छे से समझने के लिए संविधान के इतिहास को या संविधान सभा के इतिहास को समझने के लिए मैंने क्या करा, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा के गठन के साथ साथ क्या पढ़ लेंगे हम, राजनीतिक आंदोलन। और दूसरा जो संविधान का इतिहास है, एक संविधान का कर्मिक विकास, संविधान में कौन सी चीजें कहां से आई, जिसे हम अधिनियम भी कह सकते हैं। यानी 1773 से लेकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से लेकर 1947 तक के जो अधिनियम है, इसे अपन क्या कह सकते हैं, भारतीय संविधान का कर्मिक विकास। यानी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कौन सी चीज कब जोड़ी गई। 1947 का अंतिम अधिनियम जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मैं कह सकता हूं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कुछ दोस्तों का हमें जवाब मिला, कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आपने अधिनियम के बारे में चर्चा नहीं की, है ना, आपने केवल संविधान सभा के बारे में ही चर्चा की है, राजनीतिक आंदोलनों के बारे में बात की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं अगर बात करूं इन अधिनियमों की बात करूं जो अधिनियम 1773 से लेकर 1947 तक बनाए गए, अगर इन अधिनियमों की बात करूं तो ये अधिनियम जो महत्वपूर्ण होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन अधिनियमों के संबंध में इन 3 वैकेंसीज की, किसकी, मैं अगर राजस्थान पुलिस की बात करूँ, राजस्थान पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी पटवारी की, अगर मैं आपके पटवार की बात कर लूँ, अगर मैं आपके विलेज सेक्रेटरी की बात कर लूँ, यानी ग्राम सचिव की मैं बात कर लूँ, ग्राम सेवक की मैं बात कर लूँ, अगर मैं बात करूँ हाईकोर्ट एलडीसी की, हाईकोर्ट एलडीसी की बात करूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अधिनियमों से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इन वैकेंसीज में बहुत कम जो है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये इन वैकेंसीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन इन वैकेंसीज की बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो अधिनियम भी पढ़ना चाहते हैं,
और उसके बाद आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, संविधान आगे बाद में पढ़ना चाहते हैं, पहले इतिहास पढ़ना चाहते हैं 1773 से लेकर 1947 तक। और ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें एक बार ये मत पढ़ाइए, 1773 से लेकर 1947 तक मत पढ़ाइए, पहले हमें क्या पढ़ा दीजिए, आगे संविधान पढ़ा दीजिए, उसी अनुसार हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारे संविधान सभा की बैठ के हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों तो फटाफट कमेंट करके बताइए, मैंने कहा आपको बताना क्या है, कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा की सभी बैठकों के बारे में पढ़ने के बाद हम कौन सा टॉपिक आगे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दें, 1 नंबर अनुच्छेद भाग 1 शुरू कर दें, या फिर पहले मैं संविधान की इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूं 1773 से लेकर 1947 तक। ये मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। जितने लोग जिस पक्ष में ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे, ज्यादा कमेंट होंगे, वही टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और अगर दोनों बराबर बराबर होते हैं, उतना ही लोग कहते हैं कि सर पहले हमें ये करवाइए, उतने लोग कहते हैं नहीं सर पहले हमें आप ये रहने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन करवाइए, संविधान शुरू करवा दीजिए, तो फिर दोस्तों आपके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि मैं जो है ये जो वाली क्लास अपनी रेगुलर चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आगे संविधान ही करवाऊंगा आपको, संविधान शुरू करवा दूंगा, भाग 1 हम शुरू कर लेंगे। और सुबह आपको एक अलग से क्लास दे दूंगा, किसकी, जो अधिनियम के संबंध में होगी, जिसमें 73 से लेकर 1773 से लेकर 1947 तक की चर्चा हम लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम बात अब किसकी कर रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन की। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पहले जिक्र कर रखा है, आपके सामने पहले मैंने जिक्र कर रखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कब आई थी, 1608 में आई थी। इसका गठन कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC का गठन कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 को। इसका दोबारा जिक्र करना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने जिक्र कर दिया। पहला जो धंधा स्थापित किया था, पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कब स्टार्ट की थी भाई, वो स्थापित की थी 1608 में। मैंने ये भी आपके सामने जिक्र किया था, मैंने कहा 1757 के पलासी के युद्ध के बाद, बहुत अच्छे से हमने इन चीज़ों को पढ़ रखा है। पलासी का युद्ध, पलासी के युद्ध के बाद पहली बार कहीं ना कहीं राजनीतिक नियंत्रण हुआ अंग्रेजों का। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद पहली बार अंग्रेजों को कौन सा अधिकार दिया गया, दीवानी अधिकार दिया गया। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, जिस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के बाद ही क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने अपनी कंपनी के साथ ही गड़बड़ शुरू करी और 1772 तक आते आते कंपनी क्या हो गई, दिवालिया हो गई। और जैसे ही 1772 में कंपनी दिवालिया हुई, जैसे ही 1772 में कंपनी दिवालिया हुई, तो 1773 को जो कंपनी के संबंध में समस्त मामले हैं वो किसके अधीन आ गए, ब्रिटेन की संसद के। क्लियर है, ब्रिटेन की संसद ने अब रूल बनाने शुरू कर दिए, यानी ब्रिटेन के PM ने अब नियम बनाने शुरू कर दिए, कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ रखा है, मैं दोबारा यहाँ पे डिटेल में इनकी चर्चा नहीं करूँगा। जिन भी लोगों को इन चीज़ों को समझने में दिक्कत हो उनसे मेरा निवेदन है कि वो पहले जो वीडियो हैं, जो क्लासेस लग चुकी हैं, वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उनको जाके देख लें ताकि चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं। चलिए दोस्तों, फिर मैंने आपके सामने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि 1773 से लेकर जो संसद थी, मैं कह दूं ब्रिटेन की जो सरकार थी, उनका काम बहुत बढ़िया से चलता रहा। 1773 के बाद 1773 से लेकर मैं बात करूं 1857 तक बहुत बढ़िया से शासन चलता रहा। 1857 में ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा, एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। और इसके बाद अगर जिक्र करें तो 1857 के बाद ही 1876 में क्या हुआ था, एक संगठन गठित किया था, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसका जिक्र भी हमने बहुत अच्छे से किया था 1876 में। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1885 में किसका गठन हुआ था, कांग्रेस का। किसका, कांग्रेस का। ध्यान रखिएगा, जैसे ही 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, हमारे जितने भी राजनीतिक आंदोलन हैं कहीं ना कहीं 1885 के बाद ही हुए थे। 1885 में ही पहली बार ऐसा संगठन गठित हुआ, जो संगठन किसके संबंध में प्रयास करने लगा, बाद में भारतीय लोगों के संबंध में प्रयास करने लगा, क्योंकि इस संगठन में ऐसे लोग जुड़ने लग गए जिनका मार्ग से हमें मुक्ति चाहिए। अब पहला जो आंदोलन हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैंने कांग्रेस का जब जिक्र किया था आपके सामने, तो मैंने कहा था कांग्रेस में, एक बार इसको मिटा दे रहा हूं, मैंने कहा ये डेटाज, ये आंकड़े अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो पीछे जो वीडियो हैं वो उनको जाके देख लें, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
अब हुआ क्या दोस्तों कि 1885 में जैसे एक संगठन गठित हुआ, इस संगठन में दो तरीके के नेता थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। मैंने कहा था इस संगठन में दो तरीके के नेता थे, एक तो कौन से नेता थे, उदारवादी नेता थे। कौन से नेता थे, उदारवादी नेता थे। और दूसरे उदारवादी नेता नहीं थे, दूसरे कौन से थे, अतिवादी नेता। अतिवादी या उदारवादी कहने का मतलब ये है, उदारवादी कहने का मतलब वो नेता जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के क्या थे, समर्थक थे। कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार का वो क्या करते थे, समर्थन करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार न्यायप्रिय सरकार है, वो भारतीय लोगों का शोषण नहीं करती। और अतिवादी जो नेता थे वो अंग्रेजी सरकार के विरोधी थे। वो क्या थे, अंग्रेजी सरकार के विरोधी थे। और अंग्रेजी सरकार के विरोधियों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। ध्यान रखिएगा, अगर समर्थकों की बात करूं, जो अंग्रेजी सरकार के समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि समर्थन करने वाले व्यक्ति, सवाल ही पैदा नहीं होता कि समर्थन करने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं। आंदोलन कौन करेगा, आंदोलन कौन करेंगे, जो अंग्रेजी सरकार के विरोध में लोग थे, सॉरी, अंग्रेजी सरकार का जो विरोध करने वाले लोग थे, अंग्रेजी सरकार के जो विरोधी लोग थे, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर मैं आंदोलनों की बात करूं तो जितने भी आंदोलन हुए उनका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले अतिवादी नेताओं को, जो कांग्रेस में शामिल हुए थे। और इनमें सबसे पहले मैं बात करूं तो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, अतिवादी नेताओं में किसका नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जब तक हम अंग्रेजों से स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, यानी अंग्रेजों से पूर्ण आजाद नहीं हो जाते, तब तक हमें अंग्रेजी संघर्ष का कोई फायदा नहीं होगा। और बाल गंगाधर तिलक के बाद ही सारे लोगों ने जो है अंग्रेजों का विरोध कहीं ना कहीं शुरू करा, बहुत बड़े लेवल पे। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करूं दोस्तों, तो कांग्रेस की अगर बात करूं, तिलक की बात करूं तो 1915 से पहले, 1915 से पहले, 1915 से पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, 1915 से पूर्व जो कांग्रेसी सरकार, कांग्रेस जो संगठन था, कौन सा संगठन, कांग्रेस जो संगठन था, इस कांग्रेस की पूरी जो बागडोर थी, कांग्रेस की पूरी जो मैं कह सकता हूं नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कौन कर रहे थे, 1915 से पहले बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। लेकिन 1915 के बाद महात्मा गांधी आते हैं भारत में। कहां से, अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे, आपको इस बात का पता होगा। महात्मा गांधी 1915 में कहां आए, भारत में, अफ्रीका से। और धीरे धीरे 1915 के बाद वो राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हुए। और उसके बाद लगातार 1942 तक गांधी जो है वो आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। यानी 1915 तक अंग्रेजों का विरोध कौन करता रहा, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन 1915 के बाद जो आंदोलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई, उसका नाम था महात्मा गांधी। और जितने भी आंदोलन हुए हैं, मुख्य आंदोलन हुए हैं, उनमें महात्मा गांधी का बहुत अहम रोल था, तो उसको हम समझते हैं। 1915 के बाद ही सारे आंदोलन हुए हैं, 1915 से पहले इतना कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। 1915 के बाद के आंदोलन की बात करूं, सबसे पहला जो आंदोलन हुआ दोस्तों, वो आंदोलन हुआ 1915 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। 1915 के बाद सबसे पहला जो आंदोलन हुआ, पहला जो विरोध हुआ, वो हुआ अंग्रेजों का विरोध 1919 में। 1919 में क्या हुआ, 1919 में एक आपको पता होगा, 1919 अप्रैल 1919 की मैं बात कर रहा हूं। 1919 और कब की बात कर रहा हूं मैं, 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 का नाम लेते ही आपकी एक चीज ध्यान में आ गई होगी। 13 अप्रैल 1919, जैसे ही 13 अप्रैल 1919 का नाम लिया तो ये पहला कहीं ना कहीं आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों हुआ था, बहुत अच्छे से समझेंगे। 13 अप्रैल 1919 की बात करूं तो जलियांवाला बाग कहां, ये जगह कहां है, ये जगह है पंजाब में। और पंजाब में कहां है भाई, पंजाब में ये जगह है अमृतसर में। कहां है, अमृतसर में। जलियांवाला बाग नामक जगह है अमृतसर पंजाब में। वहां पे क्या करवाया गया था, 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड करवाया गया था। हत्याकांड कह दूं या मैं नरसंहार कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। किसने करवाया था, हत्याकांड करवाया था एक व्यक्ति ने, जो ब्रिगेडियर था। कौन था, ब्रिगेडियर था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था, जनरल
डायर, एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल डायर। इस जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो स्थान है वो कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है, वहाँ क्या करवाया, हत्याकांड करवाया। और कहा जाता है इस हत्याकांड में जो मरने वालों की संख्या है, मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो उस समय अंग्रेजी जो आंकड़ा था वो तो कहते हैं कि लगभग 3000 लोग यहाँ मारे गए थे। कितने लोग मरे थे, लगभग 3000 लोग मरे थे। लेकिन अगर मैं कांग्रेसी आंकड़े की बात करूं तो कांग्रेस ने कहा था कि 3000 नहीं, यहाँ लगभग कितने लोग मरे थे, 10,000 लोग मारे गए थे। ये आंकड़े हैं, ठीक है। आंकड़ों से मरने वालों को आंकड़ों से आपसे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, आपको ध्यान नहीं देना। मैं तो आपको डिटेल में बता रहा हूं इस हत्याकांड के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ जिक्र किया है कि इतना बड़ा नरसंहार यहाँ हुआ था। मैंने कहा मरने वालों की संख्या की बात करूं 3000, अंग्रेजी आंकड़ों के तहत कांग्रेस का मानना है कि यहाँ 3000 नहीं लगभग 10,000 व्यक्ति मारे गए थे। आंकड़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे, ऐसा नहीं पूछा गया। अब कोई याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब बात करते हैं ये जो हत्याकांड है वो हुआ क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति था 1919 में, एक जस्टिस था, एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। क्या नाम था, 1919 में एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति भारत में था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट नाम का ये क्या था, एक न्यायाधीश था। सिडनी रॉलेट का ये व्यक्ति कौन था, एक न्यायाधीश था। और कहा जाता है कि जो सिडनी रॉलेट है इसने एक अधिनियम पारित किया, एक नियम बनाया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। कौन से एक्ट के नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, सिडनी रॉलेट द्वारा जो 1919 में, मैं बात कर रहा हूं 1919 की, 1919 में जो सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट बनाया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था, ये रॉलेट एक्ट था किसी भी भारतीय को अंग्रेज पुलिस या अंग्रेजी पुलिस में कह सकता हूं, अंग्रेजी पुलिस 2 वर्ष के लिए नजरबंद कर सकती है। क्या कर सकती है, 2 वर्ष के लिए नजरबंद कर सकती है। नजरबंद का मतलब कि बिना किसी मुकदमे के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। किसकी, किसी भी भारतीय की। ये रॉलेट एक्ट का प्रावधान था और इसी के खिलाफ क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। इसी खिलाफ क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था पहली बार। प्रदर्शन कहाँ हुआ, प्रदर्शन हुआ अमृतसर में। कहाँ हुआ, अमृतसर में। पहली बार जो प्रदर्शन हुआ वो हुआ 6 अप्रैल को। पहली बार प्रदर्शन कहाँ हुआ, 6 अप्रैल को। प्रथम बार जो प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन कहाँ हुआ भाई, प्रथम बार जो प्रदर्शन हुआ वो 6 अप्रैल को हुआ। और 6 अप्रैल को यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेजी वहाँ के पंजाब के कुछ नेता थे जिनमें सत्यपाल की मैं बात कर लूँ, ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू की मैं बात कर लूँ। सत्यपाल, पंजाब के कुछ नेता थे, सैफुद्दीन किचलू, इनकी क्या हुई थी, गिरफ्तारियां हुई थी। इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया, इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि 6 अप्रैल को अमृतसर में पंजाब के लोगों ने क्या कर दिया था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या किया था, हड़ताल किया था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या किया था, हड़ताल किया था। कब, 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को जब ये प्रथम प्रदर्शन था अंग्रेजों के खिलाफ, किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की क्या हुई, गिरफ्तारियां हुई। और इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, एक जनसभा आयोजित की गई थी। और इस जनसभा पे किसने गोलीबारी करवाई भाई, इस जनसभा पे गोलीबारी करवाई ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर जनरल डायर ने। लगभग कितने लोगों को मार दिया गया, 3000 लोगों को मार दिया गया। कितना भयंकर नरसंहार था इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा। कहा जाता है कि जनरल डायर ने यह तक आदेश दिया था कि जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाए, उनको वहीं छोड़ दिया गया था मरने तक। और ये भी कहा जाता है कि लोग जो है गोलियों से बचने के लिए कुओं में कूद गए थे। इस घटना के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब बात सबसे महत्वपूर्ण आती है, सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण बात कि रॉलेट एक्ट लागू क्यों किया गया। रॉलेट एक्ट लागू करने के पीछे कारण क्या था, कैसे क्या आवश्यकता पड़ गई अंग्रेज सरकार को कि उनको रॉलेट एक्ट लागू करना पड़ा। अगर रॉलेट एक्ट लागू करने के पीछे बहुत बड़ा कारण मैं आपके सामने डिस्कस करूं
सबसे पहले अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं रोलेट एक्ट की, तो रोलेट एक्ट का कारण क्या था? तो रोलेट एक्ट का लागू करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था, वो यूं था कि 1914 से 1918, एक बार मिटा रहा हूं दोस्तों इसको। अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि रोलेट एक्ट को क्यों लागू किया गया, इसका कारण क्या था। हुआ यूं कि 1914 से 1918, 1914 से 1918 में दुनिया में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई, जैसे कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से विश्व युद्ध के नाम से? प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। अगर विश्व युद्ध की बात आई है तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सर, ये विश्व युद्ध किसके मध्य था? ये विश्व युद्ध किसने लड़ा, क्यों लड़ा? चलिए, विश्व युद्ध था दो गुटों के मध्य। दो गुट थे। गुट में कौन कौन से गुट थे भाई? एक तो थे मित्र राष्ट्र। कौन से? मित्र राष्ट्र। और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। कौन से राष्ट्र? दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्रों की अगर मैं बात करूं तो मित्र राष्ट्रों में मैं मुख्य जो देश है उनके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले बात करूं ब्रिटेन की, तो इसमें ब्रिटेन शामिल था, इसमें रूस भी शामिल था, इसमें फ्रांस भी शामिल था, और इसमें अमेरिका भी शामिल था, और कहीं ना कहीं इसमें जापान भी शामिल था। रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन, ये मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर सकता हूं, जर्मनी यहां शामिल था, हंगरी, ये भी एक देश का नाम है, हंगरी यहां शामिल था, ऑस्ट्रिया यहां शामिल था, और तुर्की, जिसे हम टर्की भी कहते हैं, तुर्की यहां शामिल था। इन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई थी, और लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी विश्व में अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में, मजबूत संघ के रूप में स्थापित करना, इसका परिणाम था। अब परिणाम ये हुआ, जनरली इस युद्ध का जो परिणाम आया कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आया। किसके पक्ष में आया? मित्र राष्ट्रों के पक्ष में। कहीं ना कहीं आप मान सकते हो युद्ध की जो समाप्ति हुई, एक पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया, और पेरिस में इस शांति सम्मेलन के माध्यम से इस युद्ध का क्या हुआ? अंत हुआ। जर्मनी के साथ एक संधि करी गई, जर्मनी के साथ एक संधि करी गई, और जर्मनी के साथ इस संधि को हम वर्साय की संधि भी कहते हैं, वर्साय की संधि भी हम कहते हैं। यानी ये युद्ध जो है वो कब समाप्त हो गया था? ये युद्ध 1914 में खत्म हो गया था, 1914 में ये समाप्त हो गया था। इस शांति सम्मेलन के बाद क्या करा गया? इस शांति सम्मेलन के बाद दुनिया में आगे से ऐसा युद्ध नहीं हो, इसलिए एक संगठन गठित किया गया था, जिस संघ का नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ गठित किया गया था। दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है विश्व इतिहास का, जिसको हम अगर भविष्य में कभी विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाय डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र निमन थे, धुरी राष्ट्र निमन थे, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति 1918 में। युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1918 में हुई। किसके साथ? पेरिस शांति सम्मेलन के साथ। जर्मनी के साथ एक संधि की गई, जिस संधि को वर्साय की संधि भी कहा जाता है। और कुछ विद्वानों ने यह भी कहा था कि जो वर्साय की संधि है वो वास्तविक रूप से एक शांति संधि नहीं है, ये शांति संधि नहीं है, शांति संधि नहीं है, ये समझौता है। ये एक समझौता है जो केवल 20 वर्षों के लिए है, 20 वर्षों के लिए है, यानी 20 वर्षों तक रहने वाला एक समझौता है। कैसे 20 वर्षों तक इस समझौते, कैसे इस संधि को 20 वर्षों का शांति समझौता कहा गया, ये हम डिस्कस करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन एक बार समझिए, अब हम पढ़ क्या रहे थे? मैंने कहा रोलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध से ही प्रभावित था। क्या कारण था? देखिए, हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था। भारतीय सैनिकों का, यानी भारतीय सेना का प्रयोग कहाँ किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में
किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध शुरू हुआ तो जितनी जल्दी अंग्रेजों ने सैनिकों को भर्ती किया था, जैसे ही 1918 में युद्ध की समाप्ति हुई उससे दुगनी तेजी से सैनिकों को वापस भी निकाल दिया गया। 1918 में क्या कर दिया गया, सैनिकों को सेना से वापस भी निकाल दिया गया। और सैनिकों को जैसे ही वापस निकाल दिया गया, जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजों को आवश्यकता थी तब तो उन्होंने सैनिकों को रख लिया, और जब उनकी आवश्यकता पूरी हो गई तब उन्होंने सैनिकों को क्या कर दिया, निकाल दिया। इससे कहीं ना कहीं सेना में क्या हो गई, अराजकता फैल गई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता जो है वो विरोध करने लग गई थी, किसका, अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों की ये नीतियां गलत थी। जब भारतीयों को प्रयोग करने की बात आई, प्रयोग किया, जब उनका कार्य खत्म हो गया तो उनको छोड़ दिया। और यही कारण था कि सिडनी रॉलेट को लगा कि अगर हम भारतीय लोग हमारा विरोध करेंगे तो अगर विरोध करने वाले, थोड़ा सा भी विरोध करने वाले किसी भारतीय को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, भारत में विरोध करने वालों का दमन कर सकते हैं। नहीं, भारत में अंग्रेजी जो नीतियां थी, अंग्रेजी विरोधी नीतियां जो थी, उनका दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। और जब रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, इसके लिए हड़तालें की गई, प्रदर्शन किए गए, बहुत सारे पंजाब के नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई। और गिरफ्तारियों का परिणाम ये हुआ कि 1919 को क्या हुआ, एक जनसभा आयोजित हुई 13 अप्रैल को, और वहां बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। दोस्तों, ये सबसे पहला आंदोलन अगर अंग्रेजों के खिलाफ में बात करूं तो 1919 का था। उसके बाद जो आगे की आंदोलन की बात आती है वो आंदोलन था दोस्तों 1920 का। 1920 में कुछ मुस्लिम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन तो मैंने कौन सा आंदोलन बात करा, सबसे पहला जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया जो दी गई थी वो रॉलेट एक्ट को लेकर दी गई थी, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के बाद कौन सा हुआ, एक हत्याकांड हुआ जिसका जिक्र हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लिया। दूसरा जो आंदोलन माना जाता है वो 1920 में आंदोलन हुआ, और 1920 का जो आंदोलन था, इस आंदोलन को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। क्या कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा खिलाफत आंदोलन क्या था। याद रखिएगा दोस्तों, खिलाफत जो शब्द है वो बना है खलीफा से। किससे बना है, खलीफा से। अब आपको भी सर खलीफा कौन होता है, खलीफा कौन होता है, तो खलीफा होता है दोस्तों इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला, इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला व इस्लाम धर्म का प्रचार के साथ साथ क्या करने वाला, इस्लाम धर्म के संबंध में शासन करने वाला, या मैं कह दूं इस्लाम धर्म में शासक व शासक के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार जो होता था वो क्या होता था, खलीफा होता था। अब आपको भी सर ये खलीफा होता तो था, ठीक है, हमने मान लिया कि इस्लाम धर्म के संबंध में था, ये इस्लाम धर्म का प्रचार भी करता था, प्रसार भी करता था, और ये मुस्लिम शासक भी होता था, लेकिन खलीफा आया कहाँ से। खलीफा शब्द जो प्रेरित है दोस्तों, ये प्रेरित है लगभग आप अगर जिक्र करें तो 570 के आसपास इस्लाम धर्म का जब उत्थान हुआ, या कह दूं कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जब हुई। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ खलीफा शब्द कहाँ से आया। हुआ यूँ दोस्तों कि ये खलीफा शब्द किससे जुड़ा हुआ, इस्लाम धर्म से। तो थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ इस्लाम धर्म की अगर बात करूं, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में एक देश शामिल था। इन सभी देशों के खिलाफ ताकतवर देश ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इनके खिलाफ एक देश था तुर्की। और तुर्की के लोगों को हम क्या कहते हैं, तुर्क। और तुर्क कहीं ना कहीं किससे संबंध में है, मुस्लिम धर्म के संबंध में, इस्लाम धर्म के संबंध में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है, खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, यानी याद रखिएगा इन ताकतों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में एक देश कौन सा था, तुर्की भी था। और तुर्की के संबंध में ये जो खिलाफत आंदोलन था वो था। अभी मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ डिटेल में खलीफा के बारे में। खिलाफत आंदोलन जो था वो किसके संबंध में था, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के संबंध में था, मुस्लिम के संबंध में था। और खलीफा पद कहाँ से आया उसका हम जिक्र कर लेते हैं। खलीफा पद किसके संबंध में है दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के संबंध में। इस्लाम की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था
मोहम्मद, जिनको प्रोफेट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद भी कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद भी इनको कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद या इनको मोहम्मद साहब भी कहा जाता है, मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद। याद रखिएगा दोस्तों, जो मोहम्मद साहब हैं इनका जन्म हुआ था, मैं आपको जानकारी किसके बारे में दे रहा हूँ, इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी दे रहा हूँ ताकि खलीफा के बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ सन 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ दोस्तों इराक में। कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ। सऊदी अरब, ठीक है। अगर सऊदी अरब की बात करूं, सऊदी अरब मैंने वर्तमान नाम लिया है, किसी समय में इसको अरब कहा जाता था। और अरब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम अरब आक्रमणकारी ही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। 712 के आसपास अगर इतिहास आप पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री अगर पढ़ोगे आप, तो 712 में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और उसके बाद मोहम्मद गजनबी, जिसको महमूद गजनबी भी कहा जाता है, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था और 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसने भारत का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर भी लूटा था। और कहा जाता है कि गजनबी को बहुत अचल संपत्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी। उन्हीं मुसलमानों की या उन्हीं मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं जिनका जो शुरुआती दौर है, या मैं कह दूं कि जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सऊदी अरब से। सऊदी अरब को किसी समय में क्या कहा जाता था? अरब कहा जाता था। और ध्यान रखिएगा, इस अरब को अरबी भाषा में, इस अरब को अरबी भाषा में जजीरात अल अरब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबी भाषा में इसको जजीरात अल अरब भी कहा जाता है। जजीरात अल अरब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप अरब की स्थिति को देखोगे तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ फारस की खाड़ी है, एक तरफ भूमध्य सागर है, एक तरफ लाल सागर है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और तीनों तरफ से पानी की घिरी आकृति को क्या कहा जाता है अरबी में? जजीरात अल अरब। यानी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में भी अगर मैं जगह की बात करूँ तो कहाँ हुआ? मक्का में। मक्का मदीना आपने सुना होगा, इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना माना जाता है। इनका जन्म 570 में हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है कि इनका विवाह जो हुआ था वो खदीजा नाम की महिला से हुआ था। किससे? खदीजा नाम की महिला से हुआ था। इनकी खदीजा पत्नी थी किसकी? मोहम्मद साहब की। इनके बेटे जो थे, जितने भी इनके बेटे थे, उनके बेटों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी इनका पुत्र नहीं था, जीवित कोई पुत्र नहीं था। पुत्र थे जरूर लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक बेटी थी, मोहम्मद साहब की एक बेटी थी जिनका नाम था फातिमा। जिनका नाम था फातिमा। फातिमा जो इनकी बेटी थी, इनकी बेटी का जो विवाह हुआ था, इनकी बेटी का जो विवाह हुआ था वो विवाह तय हुआ था मोहम्मद साहब का भतीजा था, मोहम्मद का भतीजा था जिसका नाम था अली। क्या नाम था? अली। याद रखिएगा, फातिमा का विवाह किससे तय हुआ? मोहम्मद साहब के भतीजे अली से। यानी कहने का मतलब यह है कि अली जो है वो किसका पति था? अली पति था किसका? फातिमा का। अगर मोहम्मद साहब की बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा और भी मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ें तो मोहम्मद साहब का जन्म हालांकि मक्का में हुआ था। जैसे मोहम्मद साहब से लोग प्रभावित होने लगे, इनके साथ लोग जुड़ने लगे, तो जो वहाँ के मक्का के लोग थे उनको इस बात को पसंद नहीं करते थे वो कि मोहम्मद साहब के साथ ज़्यादा लोग जुड़े। क्योंकि इसका कारण ये था, पसंद ना करने का कारण ये था क्योंकि जो इस्लाम धर्म है, अभी इस्लाम धर्म में आपको पता है भ्रांतियाँ नहीं हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन अगर मोहम्मद साहब से जन्म की पहले की बात करूँ तो मोहम्मद साहब के जन्म से पहले इस्लाम धर्म भी कौन सा धर्म था? वो मूर्ति पूजक धर्म था। वो भी मूर्तियों की पूजा किया करते थे। और मक्का में जो लोग थे, जो मूर्तियाँ बनाने वाले या कह दूँ कि मूर्तियों का रख रखाव करने वाले लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा चढ़ावा आया करता था, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ करता था मूर्तियों के माध्यम से। लेकिन पैगंबर मोहम्मद जो है या मोहम्मद साहब जो है, इनका कहना था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मक्का के लोग जो थे वो विरोधी थे किसके? मोहम्मद साहब के। इसलिए उनको मक्का से निकाल दिया गया था। ये बात है दोस्तों लगभग 522 ईस्वी की।
कब की, सॉरी 622 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? 622 ईस्वी की बात कर रहा हूं। 622 के लगभग, 622 ईस्वी के लगभग इनको मक्का से निकाल दिया गया था। ये बात है 2 जुलाई 622 की। 2 जुलाई 622 में मोहम्मद साहब को क्या कर दिया गया था? यहाँ से मक्का से निकाल दिया गया था। कहाँ चले गए थे ये? मदीना चले गए थे। और जब 2 जुलाई 622 को मदीना गए, इसी दिन को क्या कहा जाता है? हिज्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्र। अब आप कहोगे सर हिज्र ये क्यों बता रहे हैं? हिज्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हिजरी संवत है वो यहीं से शुरू होता है। हिजरी संवत का कहने का मतलब कि जो मुस्लिम कैलेंडर है वो कहां से शुरू होता है? वो यहीं से शुरू होता है। मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी? यहीं से हुई थी, जब मक्का से मोहम्मद साहब 2 जुलाई 622 को कहां चले गए थे? मदीना चले गए थे दोस्तों। अब आगे की अगर बात करूं, हालांकि बाय डिटेल और ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ युद्ध भी मोहम्मद साहब को करने पड़े थे, 4-5 संघर्ष भी उन्होंने किए थे, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें मुख्य रूप से क्या जानना है? खलीफा के बारे में जानना है। तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी मोहम्मद साहब के बारे में मैंने आपको दे दी। अब मैं बात करूं मोहम्मद साहब के अगर मृत्यु की, तो दोस्तों मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 632 में हो गई थी। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 8 अगस्त 632 को मोहम्मद साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, मृत्यु के बाद इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि इनके बेटा तो था ही नहीं, इनका उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे इनका उत्तराधिकारी नहीं था तो कुछ इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या करा? एक नया पद सर्जित किया। क्या करा? नया पद सर्जन किया गया। और इस नए पद को जो सर्जन किया गया, इस नए पद का, उस पद का सर्जन किया गया जिस पद का नाम था खलीफा। और खलीफा क्या किया करते थे? खलीफा साथ में तो क्या किया करते? धर्म का प्रचार किया करते थे और साथ में शासन भी किया करते थे। और मैंने कहा था कि जो मोहम्मद साहब का भतीजा था अली, मोहम्मद साहब का भतीजा जो अली है वो भी एक बार क्या बना था? खलीफा बना था। और अली जो है वो किसका पति था? मैंने आपको बताया मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा का पति था। यानी खलीफा शब्द कहाँ से बना? खलीफा शब्द इस्लाम धर्म के संबंध में है। और अब बात करते खिलाफत आंदोलन और खलीफा का संबंध। ध्यान रखिएगा, हुआ यूँ था कि मैंने कहा प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की शामिल था। और मैंने ये भी कहा कि प्रथम विश्व युद्ध किसके परिणाम में, किसके हक में परिणाम आया? प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम आया वो आया, जो हमने मित्र राष्ट्र पढ़े थे उनके पक्ष में, लेकिन तुर्की किसकी तरफ था? तुर्की तो विरोध में था मित्र राष्ट्रों के, है ना। तो हुआ यूं कि ब्रिटेन ने घोषणा करी थी कि हम जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे हम तुर्की के शासन को क्या कर देंगे? तहस नहस कर देंगे। हम खलीफा के पद को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। हम खलीफा के पद को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और 1918 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने खलीफा की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करी, खलीफा के पद को समाप्त करने की कोशिश करी, लेकिन खलीफा पद इस्लाम धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। इसलिए जो मुसलमान लोग हैं वो चाहते थे, मुस्लिम लोग चाहते थे कि हमारे खलीफा के खिलाफ ब्रिटेन किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करे, ब्रिटेन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करे। और इसी के विरोध में, अंग्रेजी विरोध में एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इस खिलाफत आंदोलन में, जब खिलाफत आंदोलन हुआ भारत में, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खलीफा की सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा के लिए? ब्रिटेन से खलीफा की सुरक्षा, क्योंकि खलीफा के पद को ब्रिटेन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए। खलीफा पद कहां से आया था? बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करूं दोस्तों खिलाफत आंदोलन की, तो गांधी जी जो थे उनको लगा, पहली बार ऐसा लगा कि अगर हम या हिंदू जो लोग हैं वो अगर सहयोग कर देते हैं, किसका सहयोग कर देते हैं? मुस्लिम लोगों का सहयोग कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ओकेजन बन जाएगा, बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ समय बन जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का। और महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन में, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में क्या करा था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का साथ दिया था, भारतीय मुस्लिम लोगों का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि हम साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध
करेंगे। अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों का गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों का साथ दिया था। कौन से आंदोलन में दिया था भाई? खिलाफत आंदोलन में। यानी अगर मैं बात करूं जलियांवाला के बाद दूसरा जो आंदोलन हुआ महत्वपूर्ण, वो था खिलाफत आंदोलन। इसके बाद बात करेंगे हम असहयोग आंदोलन की, उसके बाद बात करेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों, लेकिन वो बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा सकें। हम जो है आपकी जो है संतुष्टि के लिए आपको जवाब दे दें, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।